हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास में बहुत स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे, पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था उत्तेजन विभव, आयनन विभव पढ़ लिया और स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्युत्पत्ति का कारण बोर सिद्धांत के आधार पर एक सूत्र भी व्युत्पन्न किया था। उसी आधार पर अपन आज हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। तो चूँकि पहले अपन पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि जब परमाणु को ऊर्जा दी जाती है, जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस स्टेज में होती है, गैस अवस्था में, ठीक है। तो उसको उत्तेजित करने के लिए किसी निर्वात नलिका में भर के इलेक्ट्रोडों के मध्य उच्च विभवांतर लगाएं या विद्युत विसर्जन करें तो उसके परमाणु उत्तेजित हो जाएंगे और उत्तेजित अवस्था में केवल 10⁻⁸ सेकंड तक वो रहते हैं। उसके बाद मूल अवस्था में लौटते हुए विकिरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ये बोर के सिद्धांत में मैं पढ़ा चुका हूँ। ऊर्जा उत्सर्जन कब होता है? जब किसी पदार्थ के परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो उसकी निम्न कक्षा के इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टोर करके, ग्रहण करके उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं उत्तेजन, यानी परमाणु उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और 10⁻⁸ सेकंड बाद वापस अपनी मूल कक्षा में लौटते हुए वो जो ग्रहण की गई ऊर्जा है उसको एक निश्चित आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के विकिरणों के रूप में उत्सर्जन करते हैं। उन विकिरणों का जो स्पेक्ट्रम होता है वो रेखीय प्राप्त होता है। तो अगर प्रैक्टिकली अपन हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं, किसी का भी देखना चाहें, कोई सी भी गैस का, अपन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम में ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन गैस को अल्प दाब पर भरकर निर्वात नलिका में और विद्युत विसर्जन कराएं, इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर लगाएं तो उसके परमाणु उत्तेजित हो जाएंगे और मूल अवस्था में लौटते हुए जब विकिरण उत्सर्जित करेंगे और उन विकिरणों का जब स्पेक्ट्रम अपन देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप से, स्पेक्ट्रम देखने का उपकरण आता है स्पेक्ट्रोस्कोप, तो स्पेक्ट्रोकोश में हमें क्या दिखेंगे? ब्लैक पृष्ठ पर कुछ चमकीली लाइनें दिखाई देंगी। ब्लैक मतलब अंधेरा पृष्ठ, काला पृष्ठ, उस पर कुछ चमकीली लाइनें हमें दिखाई देंगी। तो लाइनों के रूप में दिख रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या है? रेखीय। रेखीय स्पेक्ट्रम का मतलब लाइनें दिख रही हैं आपको चमकीली, और उन लाइनों को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रमी रेखाएं। क्या बोलेंगे उनको? स्पेक्ट्रमी रेखाएं। तो इस तरह की कुछ लाइनें दिखेंगी, जिसे मैं यहाँ बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोप में जब देखेंगे तब ये दिखाई देता है। इनमें डिस्टेंस भी अलग अलग होता है, इस तरह से डिस्टेंस बढ़ता हुआ होता है। इस तरह की लाइनें यहाँ दिखेंगी। गैप बढ़ता हुआ है। इस तरह की लाइनें दिखेंगी। इन स्पेक्ट्रम का अध्ययन ऑलरेडी बोर सिद्धांत से बहुत पहले ही किया जा चुका था और इनके जो अध्ययन के आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया और उन ग्रुप का नाम उनके आविष्कारकों के नाम पे रखा गया। जैसे इस श्रेणी या ग्रुप मानी समूह, श्रेणी होता है, उसका नाम रखा गया लाइमन श्रेणी, यानी लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहलाती हैं। इस ग्रुप का नाम है बामर श्रेणी। बामर ये लाइमन साइंटिस्ट के ही नाम है। तो ये बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं।
इसके बाद ये इसका आविष्कार पाश्चन व्यक्ति ने इसका अध्ययन किया, तो इसको पाश्चन श्रेणी। और भी हो सकती है आगे, सबको समझाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे लाइमन श्रेणी की हैं तो इसकी न्यूनतम जो होती है वो 91 एंगस्ट्रॉम से लगभग 121 से 122 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य है। ये लैम्डा की वैल्यू है, न्यूनतम और मैक्सिमम। इसकी 365 से 656 एंगस्ट्रॉम में है ये। इसकी लगभग 875 से 1820 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देगा। जब स्पेक्ट्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो इस तरह की श्रेणी की रेखाएं दिखाई देंगी। अब ये लाइमन, बामर, पाश्चन श्रेणी की रेखाएं क्यों प्राप्त हुई, इसका एक्सप्लेनेशन अपन देंगे बोर सिद्धांत के आधार पर। तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे अपन काई के आधार पर, बोर सिद्धांत के आधार पर। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कौन करेगा, बोर सिद्धांत। बोर सिद्धांत के आधार पर। तो बोर सिद्धांत के आधार पर हमने एक तरंग संख्या सूत्र ज्ञात किया था। तरंग संख्या सूत्र पिछली वीडियो में हमने ये बताया था। ये न्यू बार इक्वल टू 1/λ बराबर, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात कर रहे हैं तो Z की मान वैल्यू तो 1 हो गई, तो R रिडबर्ग नियतांक होता है 1/n1² माइनस 1/n2², जहाँ R क्या होता है, रिडबर्ग नियतांक है। R क्या है, रिडबर्ग नियतांक है, जिसका मान होता है 1.097 समथिंग वैल्यू है इंटू 10⁷ प्रति मीटर। प्रति मीटर इसलिए 1/λ है, लैम्डा का मात्रक मीटर होता है, तो प्रति मीटर हो गया R का मान। ठीक है, तो ये तरंग संख्या सूत्र जो है वो बोर सिद्धांत के आधार पर दिया गया, मैथमेटिकली एनालिसिस करके सिद्धांत है, मतलब थ्योरी है। और इनका जो अध्ययन था वो ऑलरेडी पहले ही किया जा चुका बोर सिद्धांत से पहले। बोर सिद्धांत तो उसको एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि उन्होंने तो प्रैक्टिकली अध्ययन किया। जैसे लाइमन श्रेणी का लाइमन नामक साइंटिस्ट ने अध्ययन किया, बामर का बामर नामक साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे किया, किसी ने किसी सन में, किसी ने किसी सन में, अलग अलग हुआ है सब। अब इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपन तो कि वो श्रेणी की रेखाएं क्यों प्राप्त होती हैं, उनका रीज़न क्या है, उनका कारण क्या है, इस तरह की लाइनें दिखाने का। तो वो एक्सप्लेनेशन कौन करता है, बोर की थ्योरी, बोर का सिद्धांत। तो सबसे पहले लाइमन की बात करते हैं अपन। तो पहली श्रेणी जो है वो लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी की जो रेखाएं हैं वो स्पेक्ट्रम के चरम परावैंगनी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इस तरह की जो रेखाएं हैं उनके लिए तरंग संख्या सूत्र ये पहले से ही दिया हुआ है। तरंग संख्या सूत्र 1/λ बराबर R 1/1 माइनस 1/n², इस सूत्र से दिया, जहाँ n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। अब इसमें जो R नियतांक है वो उसका मान रिडबर्ग नियतांक के बराबर ही है। R यहाँ पे नियतांक है जो पहले से ही, ये फॉर्मूला पहले से ही है, बोर सिद्धांत उत्पन्न होने से बहुत पहले ही ये फॉर्मूला लाइमन ने दे दिया। जब उन्होंने प्रैक्टिकल एनालिसिस किया, प्रैक्टिकल अध्ययन किया इस श्रेणी का स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा, तभी ये सूत्र व्युत्पन्न करके दे दिया। अब ये सूत्र और बोर का जो सिद्धांत से प्राप्त सूत्र है वो सेम है, और यहाँ नियतांक R का मान भी वही है जो रिडबर्ग नियतांक के बराबर है। तो R नियतांक जो है वो किसके समतुल्य है, रिडबर्ग नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या है, लगभग 1.097 गुणा 10⁷ प्रति मीटर। तो इस आधार पर ये माना गया कि n की वैल्यू क्या है, 2, 3, 4, 5। और बोर ने जो सिद्धांत ये दिया था, ये इससे पिछली वाली वीडियो में हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं कि ये सूत्र किस आधार पर व्युत्पन्न हुआ, बोर की ये थ्योरी किस आधार पर व्युत्पन्न हुई कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो उनकी कक्षाओं
की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है। उसी आधार पर हमने सूत्र निकाला था ये। तो ये सूत्र और ये सूत्र सिमिलर है। इसका मतलब लाइमन श्रेणी की रेखाएं कब प्राप्त होंगी? जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2, 3, 4 से चालू है, तो n बराबर 2 का मतलब दूसरी कक्षा, 3 का मतलब तीसरी कक्षा, 4 का मतलब चौथी कक्षा, डॉट डॉट से n1 की जगह क्या है यहाँ पे तुलना करें दोनों की, तो 1, यानी n1 का मान 1 है, यानी प्रथम कक्षा। तो दूसरी, तीसरी, चौथी डॉट डॉट कक्षा से, डॉट डॉट कक्षा से प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के फलस्वरूप लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। क्लियर हो गया? लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं के प्राप्त होने का कारण क्या है? जब इलेक्ट्रॉन दूसरी, तीसरी, चौथी डॉट डॉट कक्षाओं से प्रथम कक्षा में संक्रमण करेगा, दूसरी से पहली में कूदेगा तो पहली लाइन मिलेगी लाइमन श्रेणी की, तीसरी से पहली में कूदेगा तो नंबर 2 की लाइमन श्रेणी मिलेगी, चौथी से पहली में कूदेगा तो नंबर 3 की लाइमन श्रेणी मिलेगी। बहुत सारी रेखाएं हैं ना लाइमन श्रेणी में, वो सब इसलिए मिलती है। तो जब इलेक्ट्रॉन दूसरी, तीसरी, चौथी डॉट डॉट आगे पाँचवीं, छठी हो सकती हैं से पहली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उत्सर्जन जो ऊर्जा का होगा विकिरण के रूप में, उसके फलस्वरूप हमें लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखाई देती हैं। अब इस सूत्र को यूज़ करके हम न्यूनतम और मिनिमम मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मिनिमम मान क्या है यहाँ पे 2, तो अगर n बराबर 2 रखते हैं यहाँ पे, स्टार्ट कहाँ से हुई गिनती? 2 से, तो 1/λ बराबर r 1/1 माइनस n की जगह लिख दिया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 1/λ बराबर हो गया r 1 माइनस 1/4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1 में से 1/4 गया, क्या बचा? 3/4, तो लैम्डा बराबर कितना है? 4/3r। r की वैल्यू रखें अपन 1.097 गुणा 10 की घात 7, तो 10 की घात 7 को ऊपर पहुंचा दिया और 4 में भाग लगेगा, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27 और 2 29, 3 एकम 3। अब इसका इसमें भाग देंगे 4 में 3.291 का, तो लगभग 1.21 आ जाएगा। भाग दे के देख सकते हो, 10 की घात -7 तो है ही है, एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 4 में भाग दे के देखो कितना आएगा, 1.22 लगभग आ जाएगा या 21 समथिंग आ जाएगा, और 10 की घात -7 या एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे नैनोमीटर में तो 121 नैनोमीटर। ये नैनो में लिख सकते हैं इसको। तरंग दैर्घ्य जो आया 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर। 1 मिनट इधर देखो, इधर 365 नैनोमीटर से 656 नैनोमीटर, नैनोमीटर में ले सकते हैं। 121 नैनोमीटर आ गया, 4 में भाग दिया 1.21 आ गया, और पॉइंट सरका दिया, 10 की घात -9 हो गई। 121 गुणा 10 की घात क्या हो गई? -9 हो गई, तो 9 का मतलब नैनो। तो ये कौन सी आ गई? मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य। और मिनिमम ज्ञात करें तो अगर n बराबर अनंत लिख दिया तो क्या हो जाएगा? 1/λ बराबर r 1/1 माइनस 1/अनंत का स्क्वायर। 1/अनंत 0 होता है, तो 1/λ बराबर केवल r, तो लैम्डा बराबर 1/r।
आर का मान 1.097 गुणा 10 की घात 7, 10 की घात 7 ऊपर पहुंच गई और 1 में इसका भाग देंगे तो 1 से कम आएगा, लगभग 0.91 आ जाएगा। भाग दे के देख लेना, मिनिमम मान आ गया। तो 91 गुणा 10 की घात -9 हो गया, यानी कि आ गया 91 नैनोमीटर आ गया। तो मिनिमम तरंग दैर्घ्य आ गई 91 और मैक्सिमम आ गई 122 या 121 समथिंग मान है। तो इस तरह से अपन ने लाइमन श्रेणी का एक्सप्रेशन कर दिया। इसी तरह बामर श्रेणी का कर सकते हैं। तो बामर श्रेणी के लिए क्या होता है, नंबर 2 श्रेणी कौन सी है, बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो हैं उनके लिए तरंग संख्या सूत्र भी पहले से निर्धारित था। जब इन्होंने इसको प्रैक्टिकली अध्ययन किया, बामर साइंटिस्ट का नाम है, उसने जब प्रैक्टिकली इसको अध्ययन किया तो उसको भी ये तरंग संख्या सूत्र पहले से ज्ञात था। वो सूत्र था 1/4 और -1/n², जहाँ n की वैल्यू क्या है 3, 4, 5 ... आगे, क्योंकि 2 तो यहाँ से चालू है, 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 0 हो जाएगा, तो 3 से स्टार्ट है। यहाँ भी r का मान जो है वो रिडबर्ग नियतांक के समतुल्य है, यानी कि बोर सिद्धांत द्वारा दिया गया जो तरंग संख्या सूत्र है वो और इस तरंग संख्या सूत्र का मान सिमिलर है, नियतांक का मान सिमिलर है, उसी जैसा सूत्र है। तो इसके आधार पर ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूदेगा, तीसरी, चौथी, पाँचवीं ... कक्षाओं से। यानी कि बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति का कारण क्या है, जब इलेक्ट्रॉन तीसरी, चौथी, पाँचवीं ... कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। क्लियर हो गया? बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं कब प्राप्त होती हैं, जब इलेक्ट्रॉन तीसरी से, चौथी से, पाँचवीं से ... से कहाँ जाएगा, दूसरी में। यानी जब तीसरी कक्षा से दूसरी में कूदेगा तो पहली नंबर की बामर श्रेणी की रेखा मिलेगी। जब चौथी से दूसरी में आएगा तो नंबर 2 की बामर श्रेणी की रेखा मिलेगी। जब पाँचवीं से 2 में आएगा तो नंबर 3 की बामर श्रेणी की रेखा मिलेगी। तो बामर श्रेणी की जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं उनकी उत्पत्ति का रीज़न समझ में आ गया। कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूदेगा, तीसरी से, चौथी से, पाँचवीं से ... से दूसरी कक्षा में। तो दूसरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण करेगा तब क्या मिलेगी, बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखा। यहाँ भी न्यूनतम मैक्सिमम मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे न्यूनतम मान के लिए क्या है, n बराबर 3, इससे लैम्ब्डा का मैक्सिमम मान आ जाएगा n बराबर 3 रखने पर। इसमें 3 रख के देखो तो 1/λ बराबर r 1/4 माइनस n का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, ठीक है। और अब इसका लघुत्तम लेंगे, 9 चौक 36, 9 माइनस 4 यानी कितना बचा, 5, 5/36। तो लैम्ब्डा बराबर कितना हो गया, सीधा कर दो इसको, 36/5r। r की वैल्यू रख दो, ये मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य आ जाएगी। तो 36/5 और r की वैल्यू क्या है, 1.097 गुणा 10 की घात 7। 10 की घात 7 ऊपर पहुंच गई, -7 हो गई। इसको गुणा करेंगे 36/5 सत्ते 35, 5 9 45 और 3 48, 5 एकम 5। 36 में 5.4 का भाग देंगे लगभग, तो कितना आएगा, 656 लगभग आएगा, 6.56 गुणा 10 की घात -7। यह लगभग मैं इसको
पॉइंट हटाएंगे तो 656 गुणा 10 की घात -9 यानी कि 656 नैनोमीटर। तो मैंने बताया ना 656 आता है, तो 656 मान आ गया अधिकतम। और मिनिमम देखना है तो मिनिमम देख सकते हैं, ठीक है। तो बामर श्रेणी की मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य आ गई अपने पास 656। मिनिमम के लिए n बराबर क्या लिख दो, अनंत। तो 1/λ बराबर r 1/4 माइनस 1 अनंत का स्क्वायर। 1 अनंत 0 होता है, तो 1/λ बराबर r/4। तो लैम्डा बराबर 4/r। r का मान क्या है 1.097 गुणा 10 की घात 7। 10 की घात 7 तो ऊपर पहुंच गई, और 4 में इसका भाग देंगे 1.097 का, तो लगभग 4 से कम आएगा, तो 3.65 मान सकते हैं। लगभग भाग दे के देख लेना, लगभग वैल्यू बता रहा हूँ मैं। तो 365 गुणा 10 की घात -9 हो गया, यानी 365 नैनोमीटर। ये तो होगी बामर श्रेणी की, होगी मिनिमम से मैक्सिमम तक। अब देखो किसकी, पाश्चन श्रेणी की। तो पाश्चन श्रेणी की जो रेखाएं हैं, पाश्चन श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं, इनके लिए जो तरंग संख्या सूत्र है, इनका भी अध्ययन पहले ही साइंटिस्ट पाश्चन द्वारा किया जा चुका था। इनके लिए तरंग संख्या सूत्र है न्यू बार बराबर 1/λ इक्वल टू r 1/9 माइनस 1/n², जहाँ n बराबर है 4, 5, 6 ... यहाँ भी नियतांक r का मान वही ऋणवर्ग नियतांक के बराबर है। नियतांक r किसके समतुल्य है, ऋणवर्ग नियतांक के तुल्य। इसका मान कितना होता है 1.097 गुणा 10 की घात 7 प्रति मीटर। तो अब जो ये बोर सिद्धांत के समतुल्य है ये भी, तो बोर के अकॉर्डिंग इसका अगर एक्सप्लेनेशन अपन करते हैं, तो पाश्चन श्रेणी की रेखाएं कब मिलेंगी, जब इलेक्ट्रॉन चौथी, पाँचवीं, छठी ... कक्षाओं से तीसरी में कूदेगा। 9 मतलब किसका स्क्वायर है, 3 का, तो n1 की जगह क्या है 3। तो पाश्चन श्रेणी की रेखाएं कब मिलेंगी, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूदेगा, चौथी, पाँचवीं, छठी ... कक्षाओं से तीसरी कक्षा में। n1 की जगह 9 है, 3 है, तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। तो पाश्चन श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। क्लियर। पाश्चन श्रेणी की रेखाएं कब प्राप्त होती हैं, जब इलेक्ट्रॉन चौथी, पाँचवीं, छठी ... कक्षाओं से तीसरी कक्षा में जब संक्रमण करता है, तो उनकी ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप कौन सी श्रेणी की रेखाएं दिखाई देती हैं, पाश्चन श्रेणी की। मतलब चौथी से तीसरी में जाएगा तो पहले नंबर की, पाँचवीं से तीसरी में आएगा तो पहले नंबर की, छठी से तीसरे पे आएगा तो तीसरे नंबर की स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब मिनिमम मैक्सिमम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। इसे n बराबर 4 लिखा, इस सूत्र में n बराबर क्या लिखो 4। 1/λ बराबर r 1/9 माइनस 4 का स्क्वायर। तो r 1/9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 नाम 144, एलसीएम हो गया 16 माइनस 9, यानी 1/λ बराबर हो गया r 7/1
144, तो लैम्डा बराबर हो गया 144/7 आर। मैक्सिमम मान आ जाएगा ये। आर का मान लिखेंगे 1.097 गुणा 10⁻7। 10⁻, ऊपर पहुंच गई -7, और इसमें भाग देंगे 144/7 7 49, 7 9 63 और 4 67, 7 एकम 7। इसका भाग देंगे लगभग 1875 आ जाएगा। 1.875, 18.75 गुणा 10⁻7, या पॉइंट हटा के लिखेंगे 1875 गुणा 10⁻⁻9, यानी 1875 नैनोमीटर। ठीक है, मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य आ गई। और मिनिमम के लिए अगर n बराबर क्या लिखते हैं, अनंत। अनंत इसमें लिखेंगे तो 1/λ बराबर हो गया r 1/9 माइनस 1/अनंत का स्क्वायर। अनंत का मान 1/अनंत क्या होता है, 0, तो 1/λ बराबर हो गया r/9, तो लैम्डा बराबर हो गया 9/r। r का मान क्या लिख दो, 1.097 गुणा 10⁻7। इसका भाग देंगे, 9 से कम आएगा, लगभग 820, 8.20 आएगा। और ये मिनिमम मान हो गया नैनोमीटर में 820। तो पाषाण श्रेणी की रेखाएं 820 नैनोमीटर से 1875 नैनोमीटर के बीच में प्राप्त हो जाएगी। तो अब अपन इसको ऊर्जा स्तर आरेख में दिखा सकते हैं, जो हमने कल भी बनाया था पिछली वीडियो में। n बराबर 1, जिसकी ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, ये n बराबर 4, n बराबर 5। इसकी ऊर्जा कितनी थी, -3.4। इसकी ऊर्जा -1.151। इसकी ऊर्जा 0.85, 0.54, और अनंत की ऊर्जा क्या होती है, 0। तो लाइमन श्रेणी की रेखाएं कब मिलेंगी, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूदेगा, दूसरी से पहली में, या तीसरी से पहली में, या चौथी से पहली में, ये पांचवी से पहली में, या अनंत से। तो ये जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, वो संक्रमण दिखाया हमने। ये पहली स्पेक्ट्रमी रेखा लाइमन की इस संक्रमण की वजह से, लाइमन की दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा इस संक्रमण की वजह से, तीसरी इस संक्रमण की वजह से। तो ये संक्रमण किस श्रेणी की रेखाओं के लिए है, लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए संक्रमण है ये। केवल स्पेक्ट्रम तो मैंने वहाँ बता दिया तुमको अभी उधर, उसमें ऐसा दिखता है। बामन श्रेणी कब आएगी, जब तीसरी से दूसरी में, या चौथी से, या पांचवी से, या डॉट डॉट अनंत से। तो कौन सी श्रेणी की रेखाएं मिलेंगी, बामर। ये बामर श्रेणी के लिए संक्रमण है। और पाश्चन कब बनेगा, जब तीसरी में कूदेंगे, n बराबर 3 में, चौथी से, पांचवी से, डॉट डॉट अनंत से। तो कौन सी श्रेणी की मिल जाएंगी, पाश्चन श्रेणी के लिए। तो ये संक्रमण हो गया पाश्चन श्रेणी के लिए। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम अपन दिखा सकते हैं। ठीक है।